एशिया में छिड़े युद्ध में आज अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत आए हैं जैसे अमेरिका ईरान के सामने थोड़ा झुका। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी और पावर प्लांट पर हमलों को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन सवाल है कि क्यों? अमेरिका और इजराइल का गठबंधन युद्ध के 24 दिन के बाद भी ईरान को पूरी तरह से झुका नहीं पाया। शुरुआत में भले ही अमेरिका इजराइल को कामयाबी मिली हो, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने अपने ताकतवर बम युद्ध के इस हिस्से के लिए बचा कर रखे हो। इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट तक ईरान के बम गिर रहे हैं। इजराइल का वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम क्यों फेल हो गया है? हमारे साथ स्टूडियो में श्वेता सिंह मौजूद है, जिन्होंने इस युद्ध को इजराइल में कवर किया है। हम तमाम सवालों के जवाब श्वेता से भी आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। उत्तरी इजराइल में जार्जर का ये वो हिस्सा है जहां पर 58 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये हमला किस तरीके से हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से एयर डिफेंस के बावजूद उसे भेदते हुए एक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी है, आप इस गड्ढे की गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि रंग कुछ ऐसे हैं कि शायद आप न देख पाएँ, लेकिन कम से कम समझ लीजिए कि 5 से 6 फीट नीचे ज़मीन में ये गड्ढा दिख रहा है। यहाँ पर लोग अभी भी सकते में हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो भी झुलस गए हैं, दूसरी तरफ के पेड़ भी आपको टूटे हुए दिखेंगे। यहाँ पर अधिकांश लोग मौजूद थे जिन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं, बताया जा रहा है। अभी भी जो मलबा है यहाँ से उसे साफ किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इस तरह की क्षति, इस तरह का नुकसान आखिर किस तरीके से यहाँ पर हो गया है। ये बहुत भारी धमाका, मतलब जो 500 किलो का बम हमने देखा उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान जो है वो 2 टन के बम की भी बात कर रहा है। लेकिन भारी भरकम विस्फोटक के से लैस ये मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं इजराइल के एयर डिफेंस के बावजूद, वो जार्जर का ये क्षेत्र साफ साफ बता रहा है। तो युद्ध कितनी तबाही मचाता है, क्या मंजर होता है, वो आपने इस रिपोर्ट में देखी। लेकिन अब श्वेता सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है और इस बात की खुशी है कि वो सही सलामत यहाँ वापस आ गई हैं, क्योंकि जब तक वो वहां थी एक धधकी बनी रहती है कि हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर हैं, ठीक है नहीं है, कैसी सिचुएशन वहां पर रही, किस तरीके के हालातों का इन्होंने सामने किया। युद्ध क्षेत्र से आप आई हैं श्वेता, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले वो जानना चाहूंगी। ये युद्ध कभी भी एक प्लेजेंट चीज होती नहीं है। अब आप मतलब ऊपर से भारत का जो रुख है, मुझे लगता है हर भारतीय का ये रुख है, कोई भी युद्ध के समर्थन में नहीं है। अब जो देश युद्ध लड़ते हैं उनका एक अपना उद्देश्य होता है। आप जब उस युद्ध को एक न्यूट्रल तौर पर देखते हैं तो आपको लगता है कि शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, भारत का रुख यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। आप किसी एक का साथ लेकर आप कभी ये नहीं कर सकते हैं कि शांति आएगी, क्योंकि उससे युद्ध भड़केगा ही। ट्रंप के रुख से वो साफ नजर आता है। अब यहां पर यह बात सही है कि इजराइल में मरने वालों की संख्या अगर आप कंपेयर करें जितनी मिसाइलें उन पर दागी जा रही हैं उसके अनुपात में कम है। यानी कि 17 लोग मारे गए हैं, कई क्रिटिकली इंजर्ड हैं और अस्पतालों में वो हैं, क्या अभी उनको मॉनिटर भी किया जाता है साथ में। लेकिन अगर वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि इस वॉर की इंजरी भी वैसी नहीं होती है। अगर कोई शार्पनल से किसी का हाथ कट जाए, पांव कट जाए, घर पूरी तरीके से टूट जाए, कोई आपके घर का निर्माण दोबारा करा भी देता है, तो आखिरकार वो युद्ध है। और जब आप युद्ध क्षेत्र में ये सारी चीजें देखते हैं, किस्मत होती है कि आपके ऊपर वो बम न गिरे, क्योंकि बाकी सब जगह आपने देखा कि 500 किलो के जिस बॉम्ब को हम बेट शेमेश में दिखाते हैं, वहां पर एक बॉम्ब शेल्टर में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बॉम्ब शेल्टर के परखच्चे उड़ गए थे। बाकी सब आप सिर्फ एहतियात बरत सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। और एक रिपोर्ट ऐसी पेश करें जहां पर आप ये नहीं छुपाएं कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है या इजराइल के सिस्टम किस तरीके से चल रहे हैं, बल्कि आप वो सारी सच्चाई अगर आपको सामने लानी है तो आपको उस अफेक्टेड एरिया में जाना होगा। लेकिन आप जब इजराइल में थी एक पत्रकार के तौर पर, जब आप वॉर सिचुएशन को कवर करती हैं, उस समय आपको एक वक्त भी ऐसा लगा कि हालात वहां खराब है या नॉर्मल जिंदगी लग रही थी? सायरन कितनी फ्रीक्वेंसी में बज रहे थे, दिन में, रात में? क्योंकि ईरान तो ज्यादातर शायद रात में ही हमले जो है अपने बढ़ाता है। वहां आप थी, 15-16 दिन आपने वहां बिताए हैं। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए, आपको किस घड़ी क्या लगा? क्या कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा यहाँ रहना बहुत खतरनाक हो सकता है? जिस दिन वहां पर टेलवीव को निशाना बनाया गया, और हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऐसे रहते थे जिसमें टेलवीव पर खासकर, क्योंकि टेलवीव मेरा बेस था, वहां से मैं नॉर्थ, साउथ, जेरूसलम, लेबनान बॉर्डर, सीरिया बॉर्डर, इस सब पर मूव कर रही थी।
तो रात जो थी वो टेलवीव में बीतती थी। अब टेलवीव एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है इजराइल के लिए, इसीलिए ईरान की तरफ से अटैक्स वहां पर बहुत आते थे। अब सिविलियन एरिया होने के नाते, मतलब देखिए मिलिट्री एरिया को शायद ज्यादा आप शिद्दत से प्रोटेक्ट करते हैं, टारगेट्स तो वो भी थे, लेकिन आप सिविल एरिया में रह रहे हैं, आपको उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अब जो वहां का प्रोटोकॉल है वो बहुत कड़ा है, जो नियम है वो बहुत कड़ा है, जो ये कहता है कि आप पहला एक बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन, अच्छा जब मैं 2023 में वहां पर गई थी या फिर पिछले साल का भी जो एक्सपीरियंस रहा है अर्पिता, उसमें ये रहा है कि आपको एक सायरन बजता है और आप नियरेस्ट बॉम्ब शेल्टर में जाएं। 2023 में कई बार ऐसा होता था कि मैं बॉम्ब शेल्टर में नहीं जाती थी, आसमान में जो आप इंटरसेप्शन देखते थे वो एक अनोखी चीज लगती थी आपको, बहुत लोग आपको दिख जाते जो वीडियो बना रहे होते थे और फिर उसके बाद बॉम्ब शेल्टर जाते थे या नहीं जाते थे। इस बार आपको ऐसा कोई नहीं दिखता, मतलब बहुत कम लोग, और जो इंजर्ड हुए हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो सायरन के बावजूद नहीं गए। तो इस बार इतना सीरियस सिचुएशन कि सायरन बज रहा है, सायरन के साथ एक्सट्रीम कॉशन वार्निंग आती है, उसका एक अलग अलार्म का साउंड है। आपको वो सायरन बताता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई है, क्योंकि ईरान की दूरी ज्यादा है, उस मिसाइल को आने में ज्यादा समय लगेगा बनिस्पत एक रॉकेट जो हिजबुल्लाह कितना वक्त होता है एक सायरन बजने? और ये जो शेल्टर आप बता रही हैं, ये हर बिल्डिंग के नीचे है, कितनी दूर होने हर बिल्डिंग में एक शेल्टर है? ठीक है। अब मतलब जो नियम है इजराइल में उसके अनुसार आपके पास अब तो फ्लैट्स के अंदर एक बॉम्ब शेल्टर रूम जैसा अब बने आ रहे हैं। जहां पर नहीं है, जो पुराना निर्माण है, वहां पर एक कम से कम बॉम्ब शेल्टर आपके विद इन 1 से 1.5 मिनट है। अगर आप बाहर कहीं पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आप पता लगा लीजिए बॉम्ब शेल्टर क्लोजेस्ट। आप जिस होटल में थी वहां पर था ऐसा, या आपको बाहर आना होता नहीं था? वहां पर था, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 1.5 मिनट का समय लगता था, क्योंकि इतना समय होता था सायरन बजने के? आपके 5 से 6 एक्सट्रीम कॉशन जहां पर है वहां पर आप है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे थे जहां पर यह बताया जा रहा था कि बिना अलार्म के विस्फोट, जो कि आपने मेरे टेलीवीव में ही जब पहले दिन अटैक हुआ था उसमें देखा होगा, हम 8 बजे का खबरदार बुलेटिन कर रहे थे, एक अलार्म बजा था, हम और मीडिया कर्मी और भी थे वहां पर, इंटरनेशनल मीडिया थी, क्योंकि वहां पर एक क्लस्टर बॉम्ब का इंपैक्ट था। तो हम सब जब रिपोर्ट कर रहे थे, अलार्म बजा, हम सब गए वहां पर बॉम्ब शेल्टर में, वापस आए, वापस खबरदार मैंने करना शुरू किया और अचानक एक के बाद एक 3 धमाके वहां पर हुए, यानी बिना अलार्म के। अलार्म का वो आ चुका था कि अब थ्रेट इज ओवर, आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये चीज, ये खतरा हमेशा बना हुआ था। जो हम जब भी आयरन डोम और एयर डिफेंस की बात करते हैं तो होता है आयरन डोम, ये कितना इजराइल प्रोटेक्ट कर पा रहा है, इसको जरा हम आगे लेंगे, लेकिन क्योंकि अब बम शेल्टर की बात हो गई है तो आपकी एक रिपोर्ट है इजराइल की, वो जरा सामने रखते हैं। देखिए, ये बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है, इस दरवाजे के आगे का पूरा हिस्सा गिर गया है, सभी कमरों पर इंपैक्ट है। लेकिन अब देखिए, इस घर के बीचों बीच वो बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर या तो नीचे या किसी मंजिल पर कहीं पर बनाया जाता है, और ये है वो बॉम्ब शेल्टर। इसके भीतर घुस के और इस तरीके से ये जो दरवाजा है उसे किया गया बंद, और जैसे ही ये बंद हुआ, ये एक कमरा पूरे घर के भीतर आप देखिए जिस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक महिला थी जो आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बार बार के अलार्म से उनको लगता था कि कुछ होता है नहीं और हम अंदर क्यों जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती अंदर खींचा गया, ये दरवाजा बंद किया गया और बॉम्ब इस घर के ऊपर गिर गया। बॉम्ब शेल्टर की वजह से जो घर के बीचों बीच था, उस घर के बीचों बीच जो पूरी तरीके से इसके अलावा क्षतिग्रस्त है, सिर्फ इसके जो दीवारें हैं वो बची हुई हैं चारों तरफ से, बाकी सब ध्वस्त हो चुका है। अब जब ये हमले लोग देख रहे हैं तो ये दिख रहा है कि इजराइल को भी नुकसान हुआ। कितना नुकसान आपने वहां देखा इजराइल को हुआ, कितनी तबाही इजराइल में हुई? आयरन डोम का बहुत जिक्र होता है, तो क्या मिसाइलों की संख्या इतनी है कि आयरन डोम काम कर रहा है, लेकिन अब जब और ज्यादा मिसाइल आएंगी तो आप कितना इंटरसेप्ट कर पाएंगे? क्या ये वजह है, या हम ये माने कि डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है? एक एयर डिफेंस की एक क्षमता होती है और उसका सक्सेस रेट जो कि 2023 तक 97% तक बताया जाता था कि 3% फेलियर, उसमें आप समझिए कि अगर 10 रॉकेट हमास मार रहा है इजराइल की तरफ, तो उसमें से अगर एक गिर रहा है, अपने टारगेट को हिट कर रहा है, तो वो उसकी एक्यूरेसी उस हिसाब से तय हो रही थी। अब यहाँ पर 100 अगर एक के बाद एक मिसाइलें आ रही हैं, उसमें अगर 3% भी रहे तो सोचिए कि 3 मिसाइलों के साथ भी क्या स्थिति हो सकती है।
वही यहां पर हो रहा है। दूसरा, जो ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स कर रहा है ना, कि वो मिसाइलें जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का वॉरहेड लगा हुआ है, एक मिसाइल को आप टारगेट करके उसको ध्वस्त कर सकते हैं, पर वो अगर डिसइंटीग्रेट करके 80 छोटे क्लस्टर बॉम्ब्स में बट जाता है, क्लस्टर बॉम्ब्स का अपना सक्सेस रेट कम होता है, अगर 80 हैं तो उसमें से हो सकता है 5 गिरेंगे, बाकी हवा में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो 5 भी एक इंडिविजुअल घर के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस चीज में बहुत मुश्किल में है, क्योंकि नंबर 1, आप मिसाइल को तो मार रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब उससे गिर रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब के लिए अगर आप अपने एयर डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत एक इकोनॉमिकली फीजिबल आपके पास नहीं है ऑप्शन। इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि अलार्म आता है तो आप जाइए। ईरान को किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसा पलटवार करेगा और युद्ध को इस स्थिति में ला देगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तरफ से बोलना पड़ रहा है कि हम बात कर रहे हैं और ईरान कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं कर रहे। अब देखिए क्या है ना कि असल में कहा तो ये भी जा रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस को ईरान की मिसाइलें कंफ्यूज कर रही हैं। ईरान पहले एक साथ बहुत सारे ड्रोन दागता है और फिर बड़ी मिसाइल से हमला करता है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस नाकाम हो जाता है और ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए क्लस्टर बम का भी, जैसा श्वेता बता रही है, इस्तेमाल कर रहा है। मैं टेलवीव के उस इलाके में खड़ी हूं जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमले में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। अब यहाँ पर सड़क पर उस इम्पैक्ट को देखिए आप, छोटे छोटे गड्ढे पूरे में देख सकते हैं और उसके साथ ही ऊपर एक पूरी तरीके से जला हुआ घर देखिए। लेकिन ये भी इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि भले ही एक घर इसमें जल गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको बाकी के अपार्टमेंट में, बाकी के हिस्से में उस हिसाब की क्षति नहीं दिखती है। केवल मेरे पीछे जो एक ये दुकान आप देख रहे हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, इसका जो कांच है वो टूटकर बिखर गया था, जिसको इस समय बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा आपको ज्यादा क्षति नहीं दिखती है और यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई मिसाइल अटैक उस हिसाब का नहीं, बल्कि क्लस्टर बमों की वजह से हुआ अटैक था। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में करीब 10-12 जो बम थे वो बिखर गए थे और उनकी वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। श्वेता, कोई ऐसी घड़ी जो आपको वहां महसूस हुई? मैं उस घड़ी के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप एक वॉर रिपोर्टर है, आपको नहीं उस समय डर वाली फीलिंग नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वक्त आपने बिलखते रोते लोगों को देखा हो या वॉर में जिस तरह तबाही हुई उसको देखा हो, तो आपको लगा हो कि किस तरह के हालात हैं इजराइल में? आपको रोते बिलखते लोग नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जगह से, क्योंकि बाकी जगह घर टूट रहे हैं, लोग जो घायल हुए हैं, शॉक में आते हैं। अच्छा। उनको मालूम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वहां पर इंस्पेक्शन के लिए लोग पहुंच जाते हैं, जो जायजा लेंगे कितना नुकसान हुआ है और कितना सरकार मुआवजा देगी आपको। क्योंकि जहां पर लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा होता है वहां पर ज्यादा है। लेकिन ये होता है, एक एक्सपीरियंस जरूर मैं शॉर्ट में बता दूंगी कि मैं गाड़ी से जा रही थी और सड़कों पर बॉम्ब शेल्टर्स नहीं होते हैं वहां पर, और आप अचानक रियलाइज करते हैं कि एक्सट्रीम कॉशन का वजह, आपको लगता है 3 मिनट में आगे मुझे मिल जाएगा, पर आगे भी कोई बॉम्ब शेल्टर नहीं होता है। और आखिरी जब एक फाइनल सायरन बजता है जिसके 30 सेकंड के अंदर विस्फोट होता है, और लास्ट वो 30 सेकंड था और सारे लोग भागते हुए जा रहे थे, मेरे ड्राइवर ने डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और कहा उतर के भागो। वो इकलौता टाइम था जब मैं भागी थी एक बॉम्ब शेल्टर की तरफ, और जैसे ही शेल्टर के मतलब पार्किंग से जुड़ा था शेल्टर, जैसे वहां पर घुसी बहुत जोरदार धमाका हुआ। वो हमारे ठीक बगल में समुंदर में एक इंटरसेप्शन हुआ था। तो मतलब कहने के लिए कुछ भी हो सकता था, पर वो सिर्फ इकलौता। लेकिन आप सुरक्षित हैं, इस बात की बहुत खुशी है, और आपने जो रिपोर्ट भेजी उससे भी पता चला कि वहां पे हालात क्या है। देखते रहिए आज तक।